दोस्तों NI30 स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच डिस्कस करने वाला हूँ 12th क्लास फिजिक्स महामैराथन सेशन। इस सेशन के अंतर्गत हम पूरे फिजिक्स को शुरू से लेकर अंत तक कवर करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव है उन सारे पॉइंट को एक एक करके क्लियर करेंगे। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और उनका भी हेल्प कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर पे। और हमारा आज फिजिक्स का मैराथन जो है ये कंप्लीट होने वाला है पूरा का पूरा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो हमारा पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में आपको पहले से पता भी होगा, पढ़े होंगे, तो नहीं भी पता होगा तो हम एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट होता है इलेक्ट्रोस्टैट होता क्या है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट के अंतर्गत हमको क्या सब पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टैट के अंतर्गत हमको फोर्स पढ़ना है, विद्युत विभव पढ़ना है और विद्युत ऊर्जा, इन्हीं सारे चीज़ का अध्ययन करना है आज हमको इस चैप्टर के अंतर्गत। ये चीज़ आपको पता होगा, भौतिक फिजिक्स क्या होता है, उन सारे चीज़ के बारे में हमको नहीं जानना है। आइए बढ़ते हैं अपने पॉइंट मतलब टॉपिक से। टॉपिक हमारा है चार्ज। चार्ज के बारे में आपको पता होगा, चार्ज क्या है। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल के लिए उत्तरदायी होता है। चार्ज क्या है? चार्ज ऐसा पदार्थ का गुण होता है कि जो उसके विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल के लिए उत्तरदायी होता है, वही क्या होता है? चार्ज। चार्ज को क्यू से सूचित किया जाता है। चार्ज का SI मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, ठीक है, और कूलाम को C से डिनोट किया जाता है। बस इसके बारे में यही सब लिखा है। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपको, एक कूलाम आवेश बराबर 3×10⁹ ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये भी याद रखिएगा, ESU का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। 1 कूलाम आवेश बराबर। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक प्लैंकिन होता है और सबसे बड़ा मात्रक आपको फैराडे होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। और ये चीज़ आपको पता होगा कि अगर सेम चार्ज है, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, तो रिपल्सन होगा। अगर दोनों अनलाइक चार्ज यानी कि दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक, इस सब से कोई मतलब नहीं है। आइए हम, और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि चार्ज एक अदिश राशि है। चार्ज क्या होता है? अदिश राशि। मतलब चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। और चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और जो नेगेटिव चार्ज किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग है उसे पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे उसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है परिभाषा उसका, कि धन आवेश जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब उसे धन आवेश कहते हैं, और ऋण आवेश जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। बस इसके बारे में यही सब है और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज -1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
निगेटिव रहेगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद न्यूट्रॉन जो होता है ना, उसका न्यूट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज 0 होता है और न्यूट्रॉन उदासीन, यानी कि इसका कोई नेचर नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव ना ही निगेटिव। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एब्सोल्यूट मास, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये सब। एब्सोल्यूट मास मतलब इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास क्या होता है, तो एब्सोल्यूट मास होता है 9.1 गुना 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का क्या होता है, तो आप ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सिमिलर ही होता है, लगभग थोड़ा सा अंतर होता है बस। तो इसका क्या हो जाता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का क्या होता है 1.6741 इंटू 10⁻27 kg। तो ये हो गया आपका न्यूट्रॉन का, और ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन का। इसका रिलेटिव मास 0 होता है, प्रोटॉन का 1 होता है और न्यूट्रॉन का भी 1 होता है। फिर देखिए इसका रिलेटिव चार्ज निगेटिव, इसका पॉजिटिव और इसका 0। ठीक, यहाँ से यही सब क्वेश्चन पूछ सकता था। और ये भी आपको पता ही होगा कि जब कोई चार्ज है, जब कोई वस्तु है वो धन आवेशित किया जाता है, यदि कोई वस्तु धन आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ रुपया था, वो किसी को दे देता है। आपके अमाउंट में क्या होता है, कमी होता है। जब आपके अमाउंट में कमी होगा तो आपका द्रव्यमान घट जाएगा। और जब कोई वस्तु निगेटिव या तो चार्ज को अपने ओर लेता है, अपने ऊपर चार्ज लेता है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। यही पॉइंट था यहाँ पे। अब आते हैं, पहले पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज मतलब आवेश का गुण, मतलब विद्युत आवेश का गुण, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज का, सॉरी। तो इसके बारे में जानते हैं
कुछ। तो इसके बारे में पहले हम आपको बता देते हैं कि ये मतलब हो गया कि कोई सिस्टम रहेगा ना, ये सिस्टम हो गया, इसमें बहुत सारे चार्ज पाए जाएंगे और इन सारे चार्ज का समेसन जो है ना किसी एक चार्ज के बराबर होगा। उन्हीं चीज़ को बोल देते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो जैसे मान लीजिए इस सिस्टम था तो उस पर चार्ज होगा Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3, इस प्रकार से 3 4 चार्ज रहेगा। इन सारे चार्ज का समेसन यदि हम कर देंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, ये समेसन करके किसी एक चार्ज के बराबर होगा तो उसी को हम कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो आइए इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए बोले। आवेश का योगात्मक क्या होता है, आवेश का योजता क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आवेश का योगात्मक वह गुण है जिसमें किसी सिस्टम का कुल आवेश उसके विभिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है। सिस्टम का जो कुल आवेश होगा वो विभिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है। वही आपको बोले यदि किसी सिस्टम में n आवेश है तो उसका n आवेश जैसे Q1 Q2 Q3, ये इन सभी का यदि योग करते हैं तो वो Q के बराबर हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। और इस चीज़ का ध्यान रखेगा, इसका जब फॉर्मूला इस पर जब क्वेश्चन बनेगा तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसका चिन्ह को ध्यान रखिएगा, कौन पॉजिटिव में है कौन नेगेटिव में है। एक पॉजिटिव हो सकता है एक नेगेटिव में चार्ज हो सकता है, तो इन चिन्ह का ध्यान रख करके ही इसको सॉल्व किया जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहीं पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, एक ठो माइनस में एक ठो प्लस में चार्ज दिया है, एक फिर माइनस में एक प्लस में, तो इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 8 और इसको घटा लीजिए 4। तो यहाँ पर चिन्ह का प्रॉपर ध्यान रखा गया, उसके बाद इतना आंसर आएगा। यदि चिन्ह का ध्यान नहीं रखते हैं तो आंसर गलत भी आ सकता है, तो ये सब हो सकता है। आइए हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है किसी भी सिस्टम रहता है ना उसका कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, मतलब सुरक्षित रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए यदि आप और आपके दोस्त एक साथ कहीं मार्केट जाते हैं कुछ खर्चा करने, तो कौन नहीं सोचेगा कि अपने आप को बचाने का पैसा, हर कोई सोचता है। उसी प्रकार से वही होता है एक प्रकार का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो भी अपने चार्ज को हमेशा क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। तो इसका परिभाषा को एक बार रीड कर लेते हैं। आवेश का संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो किसी सिस्टम में कुल चार्ज हमेशा संरक्षित रहता है, मतलब सुरक्षित रहता है, अर्थात कुल बल मतलब कुल चार्ज नियत रहता है। यही चार्ज के संरक्षण का सिद्धांत है। चार्ज के संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलेंगे, किसी सिस्टम का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि चार्ज नियत रहता है, यही चार्ज संरक्षण के सिद्धांत है। और ये भी बोल सकते हैं, उसके नीचे में आप हेडिंग डाल के लिखिएगा, चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा, अर्थात किसी सिस्टम का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। यही हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कोई ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ जाता है, कभी कभी पूछ देता है, जैसे यहाँ पर यूरेनियम है, इस पर आपको यहाँ पर 92 इलेक्ट्रॉन है और इसका जब ये किसी अल्फा पार्टिकल के बाद इसका एक बॉन्ड टूटा, मतलब ये टूट कर किसी और में चेंज, जैसे थोरियम में चेंज हो गया, तो यहाँ पर थोरियम के साथ 92 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। कितने मास का कितने कमी हो जाता है, तो मास का हो जाएगा 4, क्योंकि इसका दोगुना ही लगभग होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 92 इलेक्ट्रॉन था। और यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, 90 इसके पास, तो 90 2 92, यहाँ पर भी 92, मतलब दोनों बराबर होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण आसान है, आप इसको भी इंपॉर्टेंट मानिए, 2 मार्क में पूछा जाता है क्वेश्चन। आवेश का क्वांटिनाइजेशन, क्वांटमीकरण क्या होता है, आवेश का क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो यह आवेश का वह गुण है जो किसी प्रकृति में पाए जाने वाले किसी वस्तु का आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं तो हम कोई एक सिस्टम रहेगा, इसमें बहुत सारा चार्ज सेम अमाउंट के, जैसे मान लीजिए कि इसमें 3 4 चार्ज रहेगा, Q2 Q3, इस प्रकार से चार्ज रहेगा। इस सिस्टम में जो चार्ज रहेगा वो चार्ज जो होना चाहिए ना, Q बराबर Ne होना चाहिए, मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा। इससे मान लीजिए हम बोलेंगे इसमें कि इसमें 1 2 3, मतलब टोटल मिलाकर हम बोल देंगे इसमें 3 आवेश है। कितना आवेश है इस सिस्टम में, 3 आवेश था। कितना आवेश था इस सिस्टम, मान लीजिए 3 आवेश, तो 3 आवेश बराबर इसका मतलब Q बराबर कितना होगा, Q बराबर होगा N गुना E। तो N का वैल्यू यहाँ पर कितना 3, तो 3 गुना इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है ना, इसको मल्टीपल करके जो आंसर आएगा वही इसका Q होता है, वही क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। तो इसको पहले रीड तो कर दिया आपको, अब इसका विवरण कर देते हैं कुछ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वस्तु पर चार्ज की मात्रा उसके इलेक्ट्रिक चार्ज के पूर्ण गुणज होता है, यानी किसी वस्तु पर जो आवेश रहेगा ना वो उसके इलेक्ट्रिक चार्ज के पूर्ण गुणज होता है। जैसे Q बराबर Ne, फॉर्मूला है ये पूछ लेता है कभी कभी। और N का वैल्यू यहाँ हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा।
इंटीजर कहने का अर्थ होता है कि इसका वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। क्या हो सकता है? पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ना कि फ्रैक्शन में हो सकता है। फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा इसका, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस पर क्वेश्चन है बहुत सारा, उस क्वेश्चन को भी देखना है तो आप देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन इसका स्टार्ट होता है कि यहाँ पर एक चार्ज का किसी वस्तु पर आवेश इतना संभव है, मतलब इतना किसी वस्तु पर आवेश संभव है, तो ये आपको क्या दे रखा है? क्यू दे रखा है। ये संभव है किसी सिस्टम पे, मतलब कोई बॉडी है उस पर इतना आवेश संभव है, तो उसके निकालने क्या होता है? तो क्यू बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है? एन ई। तो इस संभव होने के लिए एन निकालना पड़ेगा। यदि एन का वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव आ जाता है बिना बट्टे वाला के, तो वो संभव हो जाएगा। जैसे एन का वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है, या प्लस में माइनस में दोनों में आ सकता है, ना कि 1/2 या 3/4 ऐसा, या दशमलव में नहीं आना चाहिए, तभी ये संभव होगा। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है? 3.2 × 10⁻19 कूलम, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम सॉल्व किए हैं। एन का वैल्यू क्या ले लेंगे? क्यू बराबर एन ई। क्यू बराबर एन ई होता है तो एन बराबर क्यू बटे ई। क्यू का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ये इसको ऊपर में रखेंगे, और एन का वैल्यू जो है वो यहाँ पर रखें, ई का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, और फिर इन दोनों कट कर देंगे। कट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, और जब 2 आया है तो वो इसके लिए आवेश, किसी वस्तु पर यह आवेश संभव है। बात खत्म। उसी पेज पे ये 3-4 क्वेश्चन है, इस पर आपको PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है 5 मार्क के क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है कुलाम्स का लॉ। कुलाम्स का लॉ क्या कहता है? कुलाम्स का लॉ ये कहता है कि जब दो वस्तु है ना, वस्तु नहीं, जब 2 चार्ज को कुछ निश्चित दूरी पर रख देंगे ना, तो उन दोनों आवेश के बीच में फोर्स लगेगा, चाहे तो वो पॉजिटिव वाला रहेगा चाहे नेगेटिव वाला रहे, चाहे पॉजिटिव वाला रहे चाहे नेगेटिव वाला रहे। तो ये पॉजिटिव वाला मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव रहे तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और जो दोनों पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो वही बात है यहाँ पर कि, और इनका कुछ रूल है, उन चीज़ को एक बार रीड कर देते हैं। रीड करने के बाद आपको समझा भी देंगे कि बोल रहा है 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल या विकर्षण, वही बोले, एक अट्रैक्शन करेगा, एक विकर्षण मतलब रिपेल करेगा। तो हम थे कहाँ पे कि जब 2 बिंदु आवेश रहेगा उसके बीच में आकर्षण या विकर्षण बल लगता है, तो उनके आवेश जो होता है उनमें उन दोनों आवेश का गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसी चीज़ को बोलते हैं कूलम्ब्स का लॉ। तो फिर से एक बार पढ़ देते हैं आपको कि 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल या विकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल का सीधा समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको सिद्ध करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए बोल दिया, परिभाषा पूछा तो आपको 2 मार्क में पूछेगा, यदि सिद्ध करने को बोल दिया तो वो 5 मार्क में आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो नीचे आकर के हम ये जितने भी पॉइंट इन चीज़ को ध्यान रखें उसके बाद ही, तो दोनों बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेश के से जुड़े हुए रख के अनुदिश कार्य कर, मतलब दोनों आवेश को, जैसे एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, एक आवेश यहाँ पर है, दोनों आवेश को कुछ अनुदिश, ये इधर एक इधर रखा हुआ चार, और इनका बीच का दूरी कितना ले रखा है r, और एक फोर्स इधर लगेगा, अनुदिश कार्य करेगा ना, एक इधर से दोनों आवेश लगेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फिर यहाँ पर जो किए हैं उस चीज़ को देख लीजिए कि F बराबर एक Q और एक इधर का है, मतलब एक इधर का Q1 एक इधर का Q2, उन दोनों आवेश का गुणनफल जो है ना F की क्या है, सीधा समानुपाती है। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर अगला उसके फोर्स का उसके फोर्स के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती था, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो F जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 × Q2 बटा r² के। क्या हो जाएगा? Q1 × Q2 के r² के। और फिर जब हम इस इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे। क्या लेंगे? एक कांस्टेंट लेंगे। उसी कांस्टेंट को यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ से आपको फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है कि F बराबर K × Q1 Q2 बटा r²। और यहाँ पर K का वैल्यूज होगा, K बराबर ये होता है 1/4πε0, ये होता है K का वैल्यू। आगे लिखे हम, देख लीजिए K का वैल्यू जब रखे हैं तो क्या लिखे हैं, लिखे हम जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है जिसका प्रायोगिक मान K = 1/4πε0 होता है। और इस 1/4πε0 का वैल्यू भी पूछ लेता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 9 × 10⁻9
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। और इसका अगर आपको डायमेंशन पूछेगा तो इस डायमेंशन को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। ये भी पूछ लेता है एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट चिन्ह किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देता है। फिर अब आता है इसका वे होता है कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग काम भी करता है, तो उसके लिए अलग प्रश्न चिन्ह भी लेंगे। तो ये आपको कलाम साहब के द्वारा दिए गए प्रायोगिक मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसमें रखेंगे उस वैल्यू को, होता है बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको सिद्ध हो गया कूलम्ब्स का ये लॉ। अब कूलम्ब्स का लॉ तो ये तो हो गया आपको सिर्फ किस माध्यम में, हवा के माध्यम में। हवा के साथ अगर किसी और माध्यम में रखेंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ मल्टीपल में एक और एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो उसी चीज़ को नीचे लिखे हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और डिस्कस किए हैं यहाँ पर। एफ बराबर पहले तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू हो गई है कूलम्ब साहब का। और फिर ई बराबर ई क्या है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, मतलब किसी मीडियम में। तो यहाँ से ई का वैल्यू जो होता है वो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका भी वैल्यू याद रखिए। ये किसका वैल्यू है, ई बराबर, ये ई बराबर वैल्यू है। इससे पहले आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताए थे जो क्या था 9 × 10⁻9। समझे, उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ये हो गया यहाँ से ई का वैल्यू। तो इस चीज़ का ध्यान रख करके आप सॉल्व कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। इसका डायमेंशन भी ये है। इससे पहले जो था ये किसका डायमेंशन है, ये ई का डायमेंशन है। आगे आइए, ये क्वेश्चन है, उस पर आप क्वेश्चन चाहिए तो आप इससे इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट आपको क्वेश्चन बनाना है तो आपको ये PDF मिल जाएगा, उससे क्वेश्चन का आप बना सकते हैं। फिर भी हम बता देते हैं सिंपल एक क्वेश्चन से। बोल रहे 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम के दोनों आवेश को इतना मीटर दूरी पर रखा गया है। यदि दूरी का गुणनफल इतना है, यदि दूरी को इतना गुना कर दिया जाए तब कूलम का बल की तुलना कीजिए। तो पहले इतना दूरी पर रख दिया था, उसके बाद उसका 2 गुना कर देगा। तो पहले इतना पे निकाल लेंगे, फिर उसके साथ दूरी में 2 से गुना करने के बावजूद कितना निकलेगा उन दोनों का तुलना कर देंगे। तो यहाँ से पहले Q1 Q2 दे रखा है, R भी दे रखा है, तो यहाँ से आपको F निकल जाएगा। तो वही बात है, पहले हम F निकाल लिए यहाँ पे। यहाँ देखिए ये आप F निकाल लिए यहाँ पे, फिर F का ये वैल्यू आ गया यहाँ तक। उसके बाद फिर देखिए, फिर उसका वैल्यू का क्या कि हम दोगुना कर दिए। मतलब पहले कितना था 0.2 था, अब इसका दोगुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से गुना करने पे ये कितना 0.4 बनेगा। 4 को लेकर के सॉल्व करेंगे। 4 तो वही देगा, बट सिर्फ दूरी को एक्सचेंज किया है। यहाँ पर देख लीजिए, और उन चीज़ को सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू कितना आ जाएगा वो देख लीजिए। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। तो दोनों का तुलना हम कर दिए। चलिए आगे आते हैं। यदि इसी चीज़ को हम क्या करें, ये फोर्स तो था ही ना, और इसको हम क्या करते हैं किसी दूसरे मीडियम में रख देते हैं। यदि दोनों आवेश के हवा के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम में रखा जाए तो जिसकी सापेक्षा विद्युतता क्या होगा, एप्सिलॉन आर हो, तब दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसके साथ यह बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के साथ ई आर, मतलब एप्सिलॉन आर बट्टा Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर। फिर से एक बार सुन लीजिए, बोले आप बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो ये हो गया जब किसी दूसरे माध्यम में रहेगा। और ये एक क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 किस माध्यम में होता है। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है एयर में। एप्सिलॉन आर का वैल्यू 80 किस माध्यम में होता है, तो वो होता है वाटर में। एप्सिलॉन आर का वैल्यू 3.5 किस में होता है, पेपर में। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मेटल में। कितना होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं रहेगा इसलिए हम इस चीज़ को स्किप करते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इस समय। अब आता है कूलम्ब्स का महत्व। यहाँ से सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क में, कूलम्ब्स का महत्व, यानी कूलम्ब्स के नियम का एक महत्व लिखे। तो कूलम्ब्स किस किस चीज़ के लिए महत्तम है, ज़रूरत है। तो कूलम्ब्स को हम क्या कहेंगे, कूलम्ब्स का नियम 2 स्थिर बिंदु आवेश के लिए मान्य होता है। कूलम्ब में कितना आवेश था, 2, और दोनों आवेश क्या रहता है, स्थिर, इधर उधर हिलता नहीं है, मतलब स्थिर रहता है। दूसरा पॉइंट है, कूलम्ब का नियम बहुत बड़ी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों तक के लिए लागू किया जाता है। मतलब बहुत कम दूरी पर यदि हम दोनों चार्ज को रख देंगे तो भी लागू कर जाएगा, और इसको बहुत दूरी पर रखेंगे, एक इधर और एक इधर, तो इनके लिए भी लागू होता है। ठीक, यानी कि बहुत दूरी का मतलब इन्फिनिटी बोल सकते हैं, और बहुत छोटा दूरी के लिए 10⁻15 मीटर तक के लिए होता है। अब कूलम्ब का और 2-3 टोटल 4 यहाँ पे दिए हैं, 5 बोल दिए हैं। और तीसरा आप देख लीजिए, कूलम्ब का नियम या कूलम्ब बल
कुलाम्ब फोर्स एक प्रकार का नाभिक मतलब इसके बीच में फोर्स लगता है, तो इसीलिए इसे नाभिकीय बल भी कहा जाता है। कुलाम्ब बल को नाभिकीय बल भी कहा जाता है। दूसरा, इसकी तुलना सेम टू सेम ये होता है, एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल में यहाँ पर क्यू लगता है, यहाँ पर क्यू चार्ज लगता है, वहाँ पर मास लगता था, यानी कि एम, यहाँ पर 2 क्यू आता है, यहाँ पर 2 एम आ जाता था। इसलिए इसका तुलना हम किसके साथ कर सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के साथ तुलना कर सकते हैं। बस अंतर इतना होता है, इसके में आकर्षण या विकर्षण होता है चार्ज के बीच, इसमें होता है द्रव्यमान के बीच। अगला लास्ट पॉइंट हमारा होता है, इसमें लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट ये है कि कुलाम्ब बल दो बिंदु आवेश के बीच कार्य करता है, लेकिन यह उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ये चार्ज पे डिपेंड कर देगा, ना कि उसके द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। मतलब इस चार्ज का मास कितना होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये चार्ज कितना है इस पर डिपेंड करता है। कुलाम्ब्स का 5वां नियम ये बोल दिया, मतलब इसका महत्व हो गया। ठीक, इससे आगे आते हैं। अब ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है शायद, फिर हम बता देते हैं आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किसे कहेंगे? मतलब चार्ज का मतलब चार्ज को आप क्या करें? बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, यानी कि वितरण करना। तो जब किसी चालक पदार्थ को आवेशित किया जाता है, तब यह आवेश उस पदार्थ की पूरे लंबाई, पृष्ठ या आयतन पर फैल जाता है, जिसे आवेश का वितरण कहा जाता है। मतलब एक मिनट, आप एक एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई इस पर एक ये हो गया प्लेन है, इस पर चार्ज को जब डालिएगा ना, तो ये पूरा पूरा इसके पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, चारों तरफ से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, आप देखे होंगे गैस सिलेंडर रहता है, तो इस सिलेंडर में आप 1 लीटर भी हवा भरते हैं, वो इसके पूरे मीडियम में क्या होता है? फैल जाता है। एग्जाम्पल के लिए बोले, बट इसका एग्जाम्पल ये नहीं है, उदाहरण के लिए समझने के लिए बोल दिए। सिलेंडर में आप 1 लीटर भी गैस भराइएगा ना, तो उसके पूरे पृष्ठ पर क्या होता है? फैल जाता है अंदर में। ये फैलता कहाँ है? गैस तो अंदर फैलता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज होता है वो कहाँ फैलता है? इसके बाहरी पृष्ठ पर पूरा पूरा फैल जाता है। यही बात यहाँ पर आगे आते हैं। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन 3 भागों में बांटा, एक लीनियर, एक, पहला सुनिए, अब इसके वितरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब यदि लाइन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो हम क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो समझिए, यदि किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। मतलब लंबाई पर होगा तो उसके आवेश का, तो क्या बोले, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। और लंबाई बढ़ेगा तो यहाँ पर लेमडा आएगा, तो इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। और लेमडा बराबर होता है चार्ज अपॉन लंबाई। मान लीजिए 5 है, 5 क्यू था, और कितने पे? 6 मीटर लंबाई पे, तो उस चीज़ को लिखेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर इसको लिखे हैं। अगला आता है, अगला हो जाएगा आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसे कहेंगे? तो ये इसके पृष्ठ एकांक पृष्ठीय सतहीय क्षेत्रफल पर, ये कहाँ पर होगा? क्षेत्रफल पर। मतलब लंबाई और चौड़ाई है तो इसमें क्षेत्रफल आएगा ना, इसीलिए यहाँ पर ये बोले। अब इसका पृष्ठीय घनत्व, किसी चालक के प्रति एकांक सतहीय क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा का आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। यहाँ पर पृष्ठीय घनत्व क्या बात करेगा? तो एरिया पे फैलेगा, तो यहाँ पर बोल देंगे Q/A, जिसे रो से सूचित किया जाएगा। ये हो गया यहाँ पर रो नहीं, सिग्मा, सॉरी सिग्मा, रो नहीं, सिग्मा से सूचित किया जाएगा। और सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/, क्या होता है? Q/A। अगला आता है हमारा आयतनिक घनत्व होगा। ये सब चीज़ उसी के बारे में है कुछ। अगला है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आवेश का आयतनिक घनत्व। तो इससे क्या कहेंगे? यदि किसी चालक के प्रत्येक आयतन में आवेश की कुल मात्रा को, इसमें आयतन में मतलब इसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा, इसलिए इसमें आयतन का बात हुआ। उसमें पहले वाला में सिर्फ लंबाई था, दूसरे वाला में एरिया, इसमें वॉल्यूम। समझ में आ गया बात? इसको रो से सूचित करेंगे इसमें, और रो बराबर होता है Q/V। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, Q/V हो जाता है। अब आगे आते हैं, इस समय और सब कोई क्वेश्चन नहीं है। अब जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कुलाम्ब फोर्स क्या है? तो कुलाम्ब फोर्स आपका सेंट्रल फोर्स भी होता है और विद्युत बल, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। चलिए, इस सबसे क्वेश्चन आने वाला है नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यानी कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का, तो ये आप चुंबक को देखे होंगे, एक चुंबक इधर है, एक चुंबक यहाँ है। अगर हम इसके बीच में यहाँ पर हम कोई मान लीजिए लोहा रख देते, तो ये यहाँ पर इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ना, खींचेगा ना। तो इसका फील्ड कोई न रहा होगा ना, कि मान लीजिए अभी यहाँ पर है, अभी नहीं खींच रहा है, फिर इसके बाद यहाँ आ गया, फिर नहीं खींच, फिर यहाँ आ गया, तो यहाँ आने के बाद ये खींचना बड़ा आराम कर देता है। इसका फील्ड यही होता है, यहाँ तक इसका फील्ड था। ये मतलब
इस मतलब मैग्नेटिक का यहाँ तक का फील्ड था, उसी प्रकार से एक चार्ज का भी कोई फील्ड होता है। यहाँ पर एक कोई चार्ज है, निगेटिव नहीं देना है, यहाँ पर कोई चार्ज है और इधर भी कोई एक चार्ज देंगे और ये दोनों अट्रैक्ट कब करेगा, तो इसका कोई फील्ड होगा नहीं। मान लीजिए ये चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ आने के बावजूद भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। दूसरा कलर से आपको दिखा देते हैं कि मान लीजिए कि ये चार्ज जो है ना यहाँ आ गया, अभी भी नहीं गिर रहा है, इसका थोड़ा सा आगे आया, जैसे यहाँ आया तो ये दोनों अटैक करने लगा, तो यहाँ तक इस चार्ज का क्षेत्र था, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका इलेक्ट्रिक का फील्ड कहाँ तक फैलता है, तो वही पहले इसको सुन लीजिए क्या है। किसी पॉइंट चार्ज के चारों ओर का, मतलब कोई पॉइंट चार्ज उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह एक प्रकार के बल का अनुभव करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे बोले यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज के चारों ओर का वो सारा क्षेत्र जहाँ पर दूसरा आवेश को रखेंगे ना, तो ये एक प्रकार के बल का अनुभव करने लगेगा, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इसमें आता है, ये सब 2 नंबर क्वेश्चन में है, इसी 2 नंबर में आ जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या बात है, यहाँ पे बोल रहा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे गए, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अंदर में, लेकिन कहाँ पर, विद्युत क्षेत्र के अंदर में किसी बिंदु पर रखे गए इकाई धनात्मक आवेश या परीक्षण आवेश, उसे यहाँ पर जो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक इसका विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर कोई एक परीक्षण आवेश रखे हैं, मतलब वन यूनिट का रखा, मतलब इकाई धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल का परिणाम विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। तो इस आवेश पे यहाँ पर जो 1 कूलाम आवेश है, इस कूलाम पर जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ये चीज़ समझ में आया, तो इसको आप समझिए। तो फोर्स बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है क्यू ई होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है क्यू ई, कोई साइन नहीं होता यहाँ पर, ठीक। यहाँ से आप ई का वैल्यू निकाल सकते हैं, इस क्यू को इधर भेज दीजिए, ऐसे आप समझिए। इस क्यू का वैल्यू, आपको ई का वैल्यू निकालना है, तो क्यू को इधर भेजिएगा तो आराम से मिल जाएगा कि इस ई का वैल्यू बोले निकालने के लिए, तो इस क्यू को इधर भेज देगा, यानी कि एफ के बट्टे में क्यू आ जाएगा। जब एफ के बट्टे में क्यू आ जाएगा तो ई का वैल्यू निकल जाएगा। तो एफ का वैल्यू आपको पता है पहले से, तो आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए कुछ यहाँ से। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अस्थायी मात्रक निकालना है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अस्थायी मात्रक, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अस्थायी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। तो ई बराबर यहाँ से आप निकाल लीजिए, ई बराबर क्या हो, फोर्स अपॉन क्यू, तो ऊपर में न्यूटन नीचे में कूलाम। अब यहाँ से इसका दूसरा मात्रक क्या होता है इसका, तो दूसरा मात्रक होता है इसका वोल्ट मीटर। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का दूसरा मतलब इसका मात्रक अगर पूछे तो दूसरा मात्रक क्या होता है इसका, तो दूसरा मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। और इसका यदि आपको पूछ सकता है विमा, जिसको डायमेंशन कहते हैं, तो वो क्या होता है, MLT⁻³ इंटू ए यार। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन है, अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है तो ध्यान दे दीजिए आप थोड़ा सा। बोल रहा है यदि कोई धनात्मक आवेश किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखता है, तब उस पर विद्युत बल F बराबर क्यू ही काम करता है। विद्युत बल क्या करता है, ये काम करता है, और इसकी क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। इस क्षेत्र की दिशा में यदि फोर्स इधर लग रहा है तो इसका क्षेत्र की दिशा इधर रहा होगा, फोर्स इधर लगा तो इसका मतलब क्षेत्र की दिशा भी इधर ही रहा होगा, दोनों का दिशा सेम हो गया। यदि अपोजिट चार्ज हो गया, यदि इसके अंदर ऋणात्मक धन आवेश करता है, उस पर विद्युत बल उसके विपरीत, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसके अपोजिट काम करेगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया उस पॉइंट को। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि F बराबर क्या होता है क्यू ई। तो F बराबर इसका यदि आपको वैल्यू चाहिए तो आप इस पे मोड लगा करके इसका डायमेंशन नहीं बोल सकते, इसका सिर्फ ओनली वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ये जैसे आप कोई वेक्टर रहेगा ना, यदि आप इसका मोड लगा दीजिएगा तो मोड लगाने पे ये वेक्टर का चिन्ह हट जाता है और उसका एक डायमेंशन, मतलब उसका एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाता है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है क्यू ई, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन क्यू। ये हो गया आपको ई बराबर, ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिएगा। तो वही चीज़ को यहाँ से सिद्ध किया है।
विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए क्या बोला है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के अंदर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, r दूरी पर रहेगा ना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है, जो फिगर में यहाँ पर दिखा गया है उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, लिखा है ना। ये जो फिगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसी चीज़ के बारे में लिखा है कि दिए गए चित्र में एक बिंदु आवेश प्लस q के कारण विद्युत क्षेत्र के अंदर r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिणाम ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर जहाँ पर जो P पॉइंट है, यहाँ पर P आपको दिख रहा है, यहाँ पर P है, इस P के पास ही क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है, उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश यानी कि एक प्लस वाला Q रख लेते हैं, चार्ज अपन कूलम का परीक्षण आवेश या उसको बोल सकते हैं धनात्मक आवेश रखा जाता है। विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई इकाई धनात्मक आवेश पर जो बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा। उस बल पर जो विद्युत बल पर यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही विद्युत क्षेत्र का भी डायरेक्शन होगा। समझ में आ गया आपको बात? आई होप यहाँ तक क्लियर रहा होगा। तो आप जानते हैं ये चीज़, तो आप जान रहे हैं बराबर क्या होता है, Q0 इंटू ई। तो यहाँ से आप ई बराबर निकाल सकते हैं। ई बराबर आपको बोले हम तो क्या होता है, तो F4 इधर क्या, F का वैल्यू यहाँ पर लिख दिए इतना, और इधर Q बराबर सॉरी Q ई लिख दिए। ई से एगो ई क्या हो, Q से एगो की क्या होगा, कट जाएगा, एक Q से Q कट गया, तो ई बराबर क्या बचा, 1/4 Q बटे आर स्क्वायर। तो ई बराबर यही फॉर्मूला बनता है, ई बराबर 1/4 इंटू Q बटे आर स्क्वायर। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर परिणाम करके ज्ञात कर लिया। तो ये फॉर्मूला आपको पूछ सकता है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर हो जाता है आपको 1/4 Q बटे आर। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब विद्युत बल रेखा क्या होता है इसको भी जान लीजिए। विद्युत बल रेखा क्या होता है इसको जानिए। विद्युत क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रतापूर्वक छोड़े गए इकाई धनात्मक आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। मान लीजिए कि एक विद्युत, ये है एक इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत क्षेत्र, इसके अंदर में आप इलेक्ट्रॉन को मतलब स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ेंगे इकाई धनात्मक आवेश, कुछ चार्ज को स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ेंगे। अगर ये इधर हो गया या इस हो गया तो ये सब इसके डायरेक्शन होगा, तो ये इस मार्ग का जो अनुसरण करेगा मतलब उस मार्ग में जो चलेगा, तो उसी चीज़ को क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा। तो बोल दिए हम कि विद्युत क्षेत्र के अंदर छोड़े गई स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा जाएगा, स्वतंत्र फ्री, उसको पूरा फ्री इकाई धनात्मक आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करेगा उसे हमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब विद्युत बल रेखा कहते हैं। कुछ पॉइंट है। विद्युत बल रेखा एक प्रकार का काल्पनिक वक्र रेखा होता है जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है। तो ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा कि यदि आप कोई यहाँ पर मान लीजिए हो गया कर्व और इसके एक पॉइंट पर आ गया, आप कितने विद्युत क्षेत्र की दिशा खींच सकते हैं। तो हमेशा एक पॉइंट पे केवल एक विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉसिबिलिटी होता है, ना कि बहुत ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे एक होता है। और ये चीज़ आपको पता होगा, पॉजिटिव चार्ज से मतलब वो क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज पर विद्युत बल रेखा आता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दोनों पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ से बाहर निकल जा रहा है, निकला जा रहा है, और यहाँ पर ये नेगेटिव है तो इसके पास अट्रैक्ट सब आ रहा है। इसी चीज़ को लिखे यहाँ पर आगे आगे। और देखिए ये चीज़ यहाँ से कि पॉजिटिव से क्या होता है, निकलता है, नेगेटिव पर आता है। पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव पे जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव पे, यही सारा चीज़ ये चीज़ हो गया आपको। अब ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको VVI कर लीजिए। ये VVI है कि दो विपरीत बल रेखा एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटते। ये क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछा है कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो इसका क्या कारण है। तो इसका कारण यही है कि इसका कारण यह है कि किसी विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर, इससे पहले बताए कि जब किसी विद्युत बल रेखा पर किसी विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है। क्या होती है, दिशा प्राप्त होती है। यदि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कट करेंगे, यदि दोनों क्या करें, एक दूसरे को कट करती है, तब उसके कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने से दो विद्युत क्षेत्र की दिशा। फॉर एग्जांपल आपको समझाए तो मान लीजिए एक विद्युत बल रेखा मतलब ये हो गया और एक विद्युत बल रेखा ये हो गया, दो कर्व है तो कितने होना चाहिए, दो। इसके पॉइंट इंटरसेक्शन ये एक का क्षेत्र इधर मिलेगा, इसी का एक क्षेत्र इधर मिलेगा, तो इसके कटान बिंदु पर कितने विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो, दो। जबकि किसी भी एक पॉइंट पर कितना, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यही था, तो इस पर कितना विद्युत बल मतलब यहाँ पर कितना
दिशा प्राप्त होना चाहिए आपको 1, उसके जगह पर हो कितना रहा है 2। तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं है, इसीलिए दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा प्रॉपर। ठीक, आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। जो असंभव रहता है, असंभव है ना, क्योंकि इस पर पॉसिबल है। यहाँ पे खींच नहीं सकते आप दो विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब यहाँ से कुछ पॉइंट वाला बात है कि जिस बिंदु पर विद्युत बल रेखा की घनत्व अधिक होगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होता है, घनत्व मतलब उसका प्रबलता भी अधिक यहाँ पर प्रबल होगा। ये पॉइंट हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। यदि किसी सतह की विद्युत बल रेखा लंबवत खींचा जाए तो उसका सतहीय लंबवत आपतित, तो जैसे खींचा जाएगा वैसा ही आपतित होगा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन है समान त्रिज्या वाले दो छोटे सुचालक गोले पर क्रमशः इतना माइक्रोकूलम और इतना माइक्रोकूलम आवेश है। एक दूसरे को r दूरी पर रखने पर एक दूसरे पर बल लगता है, मतलब इतना दूरी पर रखा है तो एक दूसरे पर बल लगता है। यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद पुनः उतनी ही दूरी पर रखते हैं तब F2 बल लगता है, मतलब तब F2 बल लगता है। तब F1 और F2 का अनुपात, एक बार पहले मतलब r दूरी था, फिर उसको कुछ दूरी परस्पर दूरी पर लाता है। तो उसके बाद देख लीजिए, तो F1 का वैल्यू आप रख लीजिए, वही क्वेश्चन था। F1 का वैल्यू तो आप निकाल लीजिएगा यहाँ से, वही फार्मूला लगा करके। और फिर F2 का निकालने के लिए, तो F2 के लिए जो उससे कुछ दूरी तो वही था ना उसका, तो एक इसका अनुपात एक इसका अनुपात निकाल लीजिए दोनों को। चेंज क्या है ना कुछ यहाँ पे, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल ही है, कोई ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा बात है नहीं इसमें। आगे आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन शायद नहीं रहता है, इसको छोड़िए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं रहे, बट आपको हम समझा देते हैं क्या बात है। यहाँ पे हो सकता आ जाए तो क्या दिक्कत, समझ लीजिए। बोल रहा है कि वृत्ताकार वलय के लिए P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता आवेशित वृत्ताकार वलय। बोल रहा है वृत्ताकार वलय के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये क्या है, एक वृत्ताकार वलय है। इसके लिए कोई यहाँ पर कोई बिंदु P है, इस पॉइंट पर बिंदु P है, इसके जगह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा तो उसको निकालना है। तो आइए इसको निकालने का तरीका पहले आपको यहाँ पर समझा देते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे ये सब हुआ है। आप ध्यान दीजिए कि ये एंगल कितना है थीटा, ये भी एंगल कितना, मतलब ये पूरा अगर ये थीटा एंगल लेते हैं तो इसके अक्रॉस में इसके लिए क्या काम करेगा, और ये इधर फोर्स जो लग रहा है वो डी लग रहा है। तो जब इसके पैरेलल रहेगा जो लाइन, वो इसके लिए लगता है डी ई कॉस थीटा होता है। तो इसके लिए डी ई कॉस थीटा, और ऊपर से भी यही लाइन मिल रहा है तो इसके लिए भी क्या होगा डी कॉस थीटा। तो क्या डी कॉस थीटा, 2 डी कॉस थीटा हो गया, वही लिखा है यहाँ पे। यहाँ पर कितना डी कॉस थीटा, यहाँ पर 2 डी कॉस थीटा इधर हो गया, और नीचे एक लगेगा। तो इसके जब परपेंडिकुलर होता है तो उसके लिए साइन थीटा चला जाता है, ये हो जाएगा, ये होता है डी ई साइन थीटा। और इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए तो इधर पर लगेगा डी साइन थीटा। अब देखिए ये पूरा एक क्षेत्र था वलय का, तो इसके किसी इस पर तो चार्ज क्या फैला है, बहुत सारा चार्ज फैला है पूरा इस पर वलय पर, लेकिन हमको पूरे का निकालना है। तो उसके लिए तो हमको इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा। तो छोटे के लिए क्यू चार्ज ले लेते हैं, और पूरे लंबाई के लिए हम डी एल ले लेते हैं। छोटा लंबाई ले लेते हैं, छोटा सा चार्ज ले लेते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं। आगे बढ़िए, फिगर में वही सारा चीज़ दिखाया गया, तो फिगर को देख लीजिए। दिखाए गए चित्र में आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार रिंग पर क्यू आवेश को क्या क्या वितरित किया गया है। वृत्ताकार रिंग के केंद्र पर x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हम लोग को विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। इस सब के बारे में छोड़िए। अब यहाँ से बात आता है x डायरेक्शन में, पहला x डायरेक्शन के लिए आइए। तो उसके लिए कितना था, 2d cos थीटा था, 2d cos थीटा। तो 2 का वैल्यू 2 दे देंगे। अब डी के लिए क्या फॉर्मूला क्या होता है डी का, तो इसके लिए आपको ई बराबर फॉर्मूला आपको बताए थे ना। तो इसके लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट। डी का मतलब होता है, डी ई का मतलब होता है चार्ज। अगर ये छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज भी छोटा रहा, इसलिए डी क्यू रखे हैं। और नीचे में आर का वैल्यू ये जो लिखा हुआ है √r² प्लस x², ये आपको हम दिखा देते हैं यहाँ से। ऊपर आइए एक बार, पहले दिखाते हैं आपको आर कैसे आया। तो हमको ये चाहिए, इसका डिस्टेंस हमको पता है, ये कितना है आर है।
और ये हमको कितना है x दिया हुआ है। तो ये जो दूरी है यहाँ पर P बिंदु पर इस चार्ज के लिए, तो ये हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम, और उसको रूट अंडर लगाएंगे। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको आर आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। दूरी क्या आ जाएगी यहाँ से, दूरी आपको आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, और उसके बाद कॉस थीटा का वैल्यू आप निकाल लीजिए वहीं से। तो वो हो जाएगा आपको एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ। फिर इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसको इंटीग्रेट कीजिएगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, तो शुरू में 0 से लेकर के ई तक करना है, तभी ना इलेक्ट्रिक यानी पी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं वो भी। और फिर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको यहाँ पर क्यू चार्ज है, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो ये पूरा पूरा कॉन्स्टेंट है, तो क्यू बचेगा, क्यू बाहर आ गया, सॉरी ये कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। और क्यू का डिफ्रेंसिएशन आप कर लीजिएगा। क्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के Q/2 तक हाफ क्यू था। और जब इसको इंटीग्रेट करिएगा तो इसका वैल्यू आपको इतना मिल जाएगा। इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, ये आपको वैल्यू मिलेगा। बात खत्म इस पर, यही बात। वैसे इससे क्वेश्चन आने का चांस है नहीं, इसलिए इसको छोड़ दिया। एक क्वेश्चन ये आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कभी, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन स्थित है, तो इसके लिए त्वरणों का अनुपात, त्वरण का अनुपात क्या होता है। तो जब भी पहले किसका बात क्या है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाएगा, प्रोटॉन का बात क्या है, प्रोटॉन ऊपर जाएगा। तो मास ऑफ पी मतलब बटे मास ऑफ ई। आइए ये यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, उसका जो निकालने को बोला इसलिए यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। देख लीजिए, अब बराबर क्या होता है, एम गुना ए, एक्सलेशन निकालना था, त्वरण तो उसी को ना एक्सलेशन कहते हैं। तो फोर्स इसका, तो इसका फोर्स क्यू ई बटे एम ऑफ ई इसमें, और फिर इसका पी ऑफ, इसका जो है मास ऑफ पहले इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा एफ बटे ये चला जाएगा, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एफ बटे एम पी। और जब मल्टीपल कीजिएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसीलिए पहले कहाँ गया, ऊपर में पी गया, बाद में नीचे में ई आ गया था, बस और कुछ भी नहीं है। ऊपर में पी गया ना, यहाँ पर देख लीजिए। एक 2 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब दो गो आवेश रहना, दो ध्रुव जिसमें दो गो आवेश रहेगा, लेकिन वो जब दोनों आवेश रहेगा तो वो समान प्रकृति का होगा। मतलब समान प्रकृति नहीं बोले, सॉरी, उसका मतलब परिमाप जो होगा ना वो समान होगा। प्राकृतिक तो चेंज हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। वही लिखा है कि समान परिणाम और विपरीत प्रकृति के दो आवेश को कुछ निश्चित दूरी पर रखने पर यह एक निकाय या एक निकाय द्विध्रुव मतलब एक द्विध्रुव का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोल सकते हैं। इसे समान परिणाम और विपरीत प्रकृति के आवेश को कुछ निश्चित दूरी पर रखने पर वह एक द्विध्रुव का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, विद्युत, एक निकाय द्विध्रुव का निर्माण, जिसे हम विद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से 2 नंबर में। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिणाम, कोई एक आवेश का परिणाम हो जरूरी है, और उन दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कह देते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप बोल सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर चार्ज और उसके बीच का दूरी आर। सिंपल यही ना होगा, देख लीजिए नीचे भी दूरी हम आर लिए थे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको किस चीज़ से सूचित किया जाता है, तो पी से सूचित किया, बोल सकते हैं पी ई बराबर उसका एक चार्ज इंटू उसके बीच का दूरी डी मान लेते हैं। तो पी ऑफ ई इक्वल्स टू क्या हुआ, क्यू इंटू डी। ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आ गया आपको। इसका मात्रक भी देख लीजिए, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम पर मीटर होता है, क्योंकि चार्ज के लिए तो कूलाम और दूरी के लिए मीटर, तो चार्ज कूलाम पर कूलाम इंटू मीटर होता है, बस वही चीज़। इसका डायमेंशन एल टी ए होता है। अब एक चीज़ और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक छोटा मात्रक क्या होता है। छोटा मात्रक इसका क्या होता है, डेबई होता है। छोटा मात्रक क्या होता है, डेबई, और 1 डेबी बराबर होता है 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। ये क्वेश्चन पूछ लिया है इससे पहले, तो इस पर अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से बना लेंगे। लीजिएगा कि बोल रहा है 5 माइक्रोकूलाम के समान परिणाम एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश को इतना मीटर दूरी पर रखा है, तो निश्चित दूरी पर रखा गया है, जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे
3 × 5 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम में था इसलिए, और सॉल्व कर देंगे, बात खत्म। चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर रखने पर, यदि समांतर रखा जाता है तब क्या कंडीशन होता है, इस चीज़ को आप निकालिए। तो अब मान लीजिए फोर्स बराबर, तो आपको पता है अब बराबर क्या होता है, क्यू ही होता है, और एक क्यू चार्ज इधर था और इसके पैरेलल में एक विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है, इधर एक फोर्स लग रहा था। तो वही बोला द्विध्रुव के समांतर में विद्युत क्षेत्र रखना है। विद्युत द्विध्रुव के समांतर क्या, विद्युत क्षेत्र। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र, अब द्विध्रुव तो ये हो गया, इधर प्लस में चार्ज, मतलब क्यू चार्ज वही अमाउंट का यहाँ भी। तो यहाँ पर फोर्स क्या काम करता है, क्यू। यहाँ पर फोर्स कौन सा काम करता है, क्यू ही काम करता है। आगे समझिए इसको, उसके बाद आपको हम जो है इसमें समझा देते हैं। बोल रहा है, दिखाए गए चित्र में विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे गए विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल का मान 0 होगा। मतलब ये ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो आपसे पूछ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल का मान क्या होगा, 0 होगा। विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल का मान 0 हो जाएगा। जब बल का मान 0 हो जाएगा तब बल आघूर्ण भी क्या होता है, 0। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव मतलब वही हुआ, विद्युत द्विध्रुव बल का मान 0 होता है तो विद्युत आघूर्ण क्या होता है, तो वो भी 0 होता है। यदि फोर्स ही 0 तो टॉर्क कहाँ से लगेगा, क्योंकि टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। तो फोर्स 0, आर को छोड़ेगा तो उससे क्या मतलब, फोर्स 0 तो टॉर्क भी 0, मतलब आघूर्ण भी 0 होता है। और इससे बोलते हैं हम विद्युत को साम्य अवस्था में रहेगा। इसी अवस्था क्या कहते हैं, साम्य अवस्था, मतलब समान अवस्था में। केस दूसरा होता है जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशाओं में रखा जाए। मतलब ये हो गया, इसके एक इधर एक इधर, दो दिशा विपरीत, दो विपरीत दिशा रहेगा तो फोर्स का नेट फोर्स 0 होगा और नेट टॉर्क भी 0 होगा। टॉर्क तो ऐसे ही लगता है, ये इधर मूव करेगा ये इधर मूव करेगा, तो यहाँ पर टॉर्क काम नहीं करता है। तीसरा केस ये हो जाता है जब किसी डायपोल एक्टिव डायपोल को विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, छोड़ दीजिए इसको, क्या देखिएगा, फिर देखिएगा तो आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ये कि टॉर्क बराबर क्या होता है, तो P क्रॉस E। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, P टॉर्क बराबर P क्रॉस E होता है। साथ में ऐसा भी रहेगा आपको E क्रॉस P भी रहेगा, बट आपको मारना किस में है, P क्रॉस E में। ये होता है आपको टॉर्क का फॉर्मूला, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टॉर्क बराबर होता है P क्रॉस E। टॉर्क के लिए वेक्टर क्वांटिटी हो गया, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है। अगला पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल चार्ज, मतलब विद्युत बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो बोल रहे हैं यहाँ पर किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, अनंत समझ रहे हैं, बहुत दूर से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर निश्चित दूरी तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, ये हो गया एक विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर कोई चार्ज, इसको उठा के यहाँ तक जो लाने में चार्ज कार्य किया जाएगा ना, उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर में। ठीक, देख लीजिए इसका कुछ, देखिए यहाँ पर एक चार्ज है अनंत पे, और यहाँ से उसका विद्युत क्षेत्र प्रारंभ होता है। इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई कार्य किया जाएगा ना, इसी कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो दिखाया गया चित्र में विस्थापन dr है, के लिए वितरदायी होगा, मतलब इसके लिए, तो इसके लिए वर्क क्या होगा, dw होगा। छोटा से पहले निकालेंगे, छोटा निकालेंगे तो पूरा के लिए इंटीग्रेट करके निकाल ही लेंगे ना, तो इसलिए वर्क क्या होगा, वर्क होगा इसका dw। इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है dw। तो फोर्स बराबर वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स इसमें क्या होगा F, और दूरी मान लेंगे dr। तो वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे कि dw बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से F इंटू डी। अब 0 से लेकर वर्क कहाँ तक, W तक कर लेंगे, और इसको फोर्स का वैल्यू यहाँ रख देंगे, और dr को रखेंगे r का। अब r कहाँ से लेना है, तो 0 से लेकर मतलब शुरू से इन्फिनिटी जगह r तक निकाल दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है वहाँ पे भी। तो इसको रखेंगे और यहाँ से इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नीचे में है तो इसको सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू ऊपर चला जाएगा, तो r बटे r के पावर माइनस में 2 प्लस में 1 हो जाएगा, और नीचे माइनस में 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए आप, यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिए हैं, देख लीजिएगा। r के पावर -2 हो जाएगा, तो r के पावर -1 प्लस -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1। तो सॉल्व करके यहाँ से कितना आ जाएगा, r का वैल्यू 1 बटे
आर आ जाएगा, क्योंकि माइनस में आर के पावर -1 बचेगा, नीचा में तो -1, तो ये माइनस का तो ये माइनस तो आपको यहाँ से इंटरचेंज हो जाएगा। तो उसके बाद और ये निगेटिव चिन्ह जो दिखा रहा है ना, ये निगेटिव और ये निगेटिव यहाँ से क्या होगा, कन्वर्ट होकर पॉजिटिव कर लेगा। तो आर का वैल्यू अब क्या होगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, इशू आ गया है, ठीक हो गया। क्या बात किया, इतना आ जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा,